Assalamualaikum students, welcome to Arif Lankar classes. So today is our second lecture on carbon and its compounds, which is the most important chapter of your class 10th chemistry बेटा अगर हमने अपने लेक्चर नंबर 1 की बात कर लेंगे, उसमें मैंने ये आपको फील करा कर दे दिया कि जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है वो केमिस्ट्री के किस ब्रांच के अंडर स्टडी किया जाता है, जहां पर हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर स्टडी किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बॉन्डिंग का कंसेप्ट देख लेंगे और इसमें हम देख लेंगे कि वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन क्या है बेटा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं कार्बन को बेटा। देखो बेटा, आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे, लेकिन अभी हम अपना बेस्ट फ्रेंड जो है आप और मैं तो बना चुका हूं इसको अपना बेस्ट फ्रेंड, और आप भी स्टडीज के मामले में इस कार्बन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दो, क्योंकि अगर आपने इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया ये आपको बहुत सारा फायदा देने वाला है। क्योंकि आपकी जो 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री और जो ये वाला चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है ये सारा रिवॉल्व करता है बेटा अराउंड दिस कार्बन। तो चलते आप और मैं भी इस कार्बन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। तो बेटा चूंकि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, तो अब मैं आपकी दोस्ती इसके साथ कराना चाहूंगा। तो उससे पहले तो आप मुझे बोलोगे सर जरा पहले हमको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाइए कार्बन। हाँ बेटा, पहले मैं आपको थोड़ा ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कार्बन, ताकि आपकी अच्छी दोस्ती हो जाए बेटा कार्बन से। अगर हम बेटा इस कार्बन की बात कर लेंगे, अगर हम बेटा इस कार्बन की बात कर लेंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर है बेटा, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है दैट इज बेटा 6। क्या है बेटा इसका एटॉमिक नंबर? 6। उससे इससे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, और छठे नंबर पर बेटा हमारा कार्बन आ जाता है। एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन जो प्रेजेंट होती है एक एलिमेंट में, उसको हम नाम देते हैं एज द एटॉमिक नंबर। तो इसमें 6 प्रोटॉन्स है। अगर हम बेटा एटॉमिक मास की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे? एटॉमिक मास की। सो व्हाट इज बेटा एटॉमिक मास? कैसे हम डिफाइन करते हैं? क्लास 9th के केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मैंने बेटा आपको ये चीज समझाया हुआ है, और एक बार आपको रिपीट कर लूंगा। एटॉमिक मास बेसिकली होता है द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है मास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेग्लिजिबल मास। तो फिर किसका रोल होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। अच्छा सर कार्बन में कितने प्रोटॉन्स है? 6, और कार्बन में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 ही। तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स बेटा इसका एटॉमिक मास है। So atomic number is 6, atomic mass is 12 units बेटा। चलिए बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेटा बात कर लेंगे। बेटा when we talk of the electronic configuration of carbon, वो है बेटा पहले शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरे शेल में बेटा इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो 2 + 4 हो गया ना बेटा 6। एक्सीलेंट बेटा। तो एटॉमिक नंबर भी आपको समझ में आया, एटॉमिक मास भी समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बेटा आपको समझ में आई हुई होगी। अब है तीसरा चीज, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा हम किसको कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो है बेटा 4। कितने हैं बेटा? 4। खुद आप देख रहे हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 2,4, तो आउटर मोस्ट शेल में इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी अगर मैं कार्बन की डायग्राम थोड़ी यहां पर बना दूं, तो ये है इसका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके जो इसके 2 ही शेल्स है। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये है बेटा आपका कार्बन। तो ये है बेटा आपका कार्बन बेटा। और अगर हम देखेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में ये आता है, तो हमारा कार्बन जो है ये 14th ग्रुप का पहला एलिमेंट है। हमारा कार्बन जो है ये 14th ग्रुप का पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट है ये। और उसके बाद है फिर सिलिकॉन। और याद रख लेना बेटा, सबसे $1 मिलियन पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको ये बात बताना चाहूंगा बेटा, ये बात पूरे दिमाग में ये इस बात को बिठा लेना। ये चीज आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स में भी पढ़ी हुई होगी। क्या बात सर? कि जब हम एक ग्रुप में देखेंगे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
एक ग्रुप में एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। इस चीज का मतलब है क्योंकि कार्बन तो पहला ही एलिमेंट है ग्रुप में, तो इसका साइज क्या होगा, इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा ग्रुप में, स्मॉलेस्ट साइज ग्रुप में इसका सबसे स्मॉल साइज होगा बेटा। सर क्यों होगा स्मॉल साइज? बिकॉज यही ट्रेंड है कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं साइज का क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब छोटे से बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि कार्बन पहला ही एलिमेंट है ग्रुप 14 में, तो इसका साइज बेटा छोटा है सबसे, उन बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इसी का साइज छोटा है। और इस छोटा साइज होने की वजह से आप अभी आगे देखोगे कि कितने फायदे ही फायदे हैं। तो कैसे हमने आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया? लेक्चर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया इस लिहाज से कि मैंने आपको ये चीज रिक्वेस्ट कर दी कि आप कार्बन को अपना दोस्त बनाओ। सर अब दोस्त हम बना लेंगे, लेकिन पहले कुछ दोस्त बनाने के लिए पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाइए ना। हाँ, क्या इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवाया? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के है वो है बेटा 4, यानी आफ्टर मोस्ट शेल में इस पे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो भी मैंने आपको दिखा दिया बाज़ाब्ता, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 14th ग्रुप में होता है। 14th ग्रुप का जो पहला मेंबर है, पहला एलिमेंट है वो कार्बन ही है। और कार्बन बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में उस 14th ग्रुप में स्मॉल है साइज में। ठीक है बेटा, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो बेटा, शाबाश। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट। और जो कॉन्सेप्ट में बेटा अब पढ़ाना चाहूंगा उस कॉन्सेप्ट का नाम है व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। क्योंकि बेटा जब मैं आपको कल पढ़ा रहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वहां पर मैं बेटा आपको एक बात बता रहा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जनरली कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर कार्बन प्रेजेंट होगा भी वो बॉन्ड नहीं बनाता है हाइड्रोजन के साथ। और तब मैंने आपको बोला अभी मैं ये बॉन्ड आगे पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा, अब मैं आपको समझाऊंगा पहले बॉन्ड क्या होता है। सिंपली व्हाट इज अ बॉन्ड, यानी एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है। हमारा टॉपिक पहला अब यहां पर रहने वाला है, दूसरा कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। बेटा इस केमिकल बॉन्ड को समझाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर बेटा ऐसे मान लो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है बेटा, और ये मेरा दूसरा हाथ है। मैं चाहता हूं ये हाथ और ये हाथ आपस में जुड़े रहे। सर कैसे जुड़े रहेंगे? सपोज यहां पर मार्कर है और मैंने इस मार्कर को इस एक एंड को यहां पर टच किया, एक एंड को यहां पर टच किया, तो ये ऐसा है कि आपके हाथ दो जो है वो आपस में लिंक्ड है, यानी वो आपस में कनेक्टेड है। सर कैसे कनेक्टेड है? थ्रू दिस मार्कर, इस मार्कर के जरिए। तो ये जो मार्कर मेरा यहां पर है ये एक मीडियम बन रहा है, यानी ये मुझे इस हाथ और इस हाथ को आपस में लिंक करा रहा है। लिंक का मतलब कनेक्ट करा रहा है, कनेक्ट करा रहा है। सिमिलरली बेटा समझना मेरी बात, इस चीज को, एक एटम दूसरे एटम के साथ अगर मिलना चाहेगा तो वो बॉन्ड की मदद से ही बेटा मिलता है। किसकी मदद से मिलता है? बॉन्ड की मदद से मिलता है। तो क्या समझा आप अपने बॉन्ड क्या है? तो आपने ये चीज समझा कि बॉन्ड जो होता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स बाय द हेल्प ऑफ विच टू एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। इस चीज को बेटा मैं यहां पर लिख लूंगा। क्या बॉन्ड क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction between two atoms, दो एटम्स के दरमियान। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन आ ही सकता है आराम से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में कि व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड। सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स बाय हेल्प ऑफ विच टू एटम्स by the help of which two atoms are connected बोलो या linked, by the help of which two atoms are linked
या कनेक्टेड विथ ईच अदर और वो जो दो एटम्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं, वो दो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। और एक बार रिपीट करूंगा, क्या लिखवाया मैंने केमिकल बॉन्ड में? मैंने बोला इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किस किस के दरमियान? बिटवीन टू एटम्स। सपोज ये हाथ मेरा एक एटम ले लो, ये हाथ मेरा दूसरा एटम ले लो, तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स बाय द हेल्प ऑफ विच टू एटम्स आर लिंक्ड और कनेक्टेड विद ईच अदर। और बॉन्ड मान लो आप एक लाइन है, ये लाइन इमेजिनरी मान लो, ये लाइन जो है ना, ये लाइन वरना असली में नहीं है। कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको यहां पर कोई एलिमेंट x, कोई एलिमेंट y, हम बोलेंगे इनके बीच में बॉन्ड हो गया, इनके बीच में एक बॉन्ड है जिस बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। असली में हम जो ये लाइन बनाते हैं ना, ये आपको समझाने के लिए है ये लाइन, वरना असली में ये लाइन है ही नहीं, इट्स ऑल इमेजिनरी, ये हाइपोथेटिकल है सारा। वरना ये लाइन वाइन नहीं होती है, ये कहीं पर ये लाइन आई ही नहीं है केमिस्ट्री में। अब ये हम आपको समझाने के लिए यहां पर ये लाइन बनाते हैं, ठीक है बेटा। सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स बाय द हेल्प ऑफ विच टू एटम्स आर लिंक्ड और कनेक्टेड विद ईच अदर। अब ये एक रस्सी जैसी लग रही है, इसने यहां पर टच किया रस्सी को, इसने यहां पर टच किया रस्सी को, तो इस रस्सी की मदद से ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। सो दैट, इसी को हम बेटा नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या नाम देते हैं बेटा इस चीज को? केमिकल बॉन्ड। सो आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन केमिकल बॉन्ड में नहीं हुआ होगा, ठीक है बेटा। अब हम इस केमिकल बॉन्ड की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और वो चीज पढ़ाने से पहले आप इस चीज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बार रिपीट करूंगा इस डेफिनेशन को, क्या? सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, जिसकी मदद से बाय द हेल्प ऑफ विच दो एटम्स जो आपस में लिंक्ड है, कनेक्टेड है विद ईच अदर, ठीक है बेटा। सो यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। 1 नंबर का सवाल आराम से आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अब हम इसके आगे चलेंगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। अब हम बात कर लेंगे ऑन द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है बेटा, शाबाश। इसमें हम सबसे पहले बेटा उठाएंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या उठाएंगे बेटा? आयोनिक बॉन्ड। मैं समझा दूंगा बेटा आराम से आपको ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, समझना आराम से बेटा। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड को समझाने के लिए और उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखवाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा इस आयोनिक बॉन्ड का। अच्छा सर, कैसे आप कॉन्सेप्ट उठा देंगे? बेटा इस चीज को मैं कॉन्सेप्ट यूं दूंगा कि इसके लिए मुझे एक एग्जांपल उठानी पड़ेगी, जिससे आपको फुल 100% क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि आयोनिक बॉन्ड बेटा क्या होता है। बेटा अगर हम बात कर लेंगे अपने सोडियम की, किसकी बात कर लेंगे? सोडियम की। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा होगी वो होगी 2,8,1, यानी इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में? इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दिस इज सोडियम। अब मैं करूंगा दूसरे एलिमेंट की बात, कॉल्ड एज द क्लोरीन। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा दैट इज 2,8,7, यानी इसके आफ्टर मोस्ट शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। चलो सर यहां तक ठीक समझ में आ गया। बेटा उसूल है केमिस्ट्री का, हर एक एलिमेंट जो चाहता है, क्या चाहता है? हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल कंडीशन में चाहता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल कंडीशन में चाहता है रहना? स्टेबल कंडीशन का मतलब है कि जो क्लास 9th में हमने बोहरबेरी मॉडल ने हमको बोला हुआ था, वहां पर क्या बोला हुआ था? वहां पर उन्होंने वहां पर बोला था कि हर एक एलिमेंट को पहले शेल के बगैर, क्योंकि पहले शेल में हमारा डुप्लेट रूल फॉलो होता है। डुप्लेट रूल का मतलब पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, ठीक है बेटा, शाबाश। और उसके बाद आगे हर एक शेल जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट रूल सर? ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। इसकी मदद से, इस ऑक्टेट रूल की मदद से हर एक एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी पाएगा और उसी में वो हमेशा रहने की कोशिश कर लेगा।
अगर हम सोडियम की बात कर लेंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो उसको 7 गेन करने पड़ेंगे, या इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये एक को लूज भी कर सकता है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए 7 गेन करना, और याद रखना इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना लूज करना कोई हलवा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करना, इस पर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लग जाती है। अब मुझे आप बता दो, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान काम है या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान काम है, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इसका मतलब है सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बनेगी 2,8। लेकिन अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करने की कितने किए? एक किया, तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज बेटा यहां पर आएगा, यानी +1। इसने, आप 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, तो इसीलिए आ गया Na+। क्यों? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। लूज करने की मदद से क्या फायदा पहुंच गया? इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया कंप्लीट, यानी इसका ऑक्टेट रूल सोडियम ने फॉलो किया, सोडियम स्टेबल हो गया। लेकिन अब सवाल है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या इसने वो एक इलेक्ट्रॉन डस्टबिन में फेंका, या क्या इसने वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दरिया में फेंका? कहां फेंका? किसी को दे दिया? क्या हुआ उस एक इलेक्ट्रॉन को? समझाऊंगा बेटा, सब्र रख लो, कोई बात नहीं है। चलेंगे अब क्लोरीन पर। हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28,7 है। अब इसको बेचारे को एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, सो दैट कि इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब क्लोरीन बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए ये 7 को लूज मत कर लेगा, वो तो घटिया चीज है क्लोरीन के लिए। ये बोलेगा किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन मुझे आ जाए, मेरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सोचेगा क्लोरीन, हाँ सोडियम तो था, इसने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्यों ना मैं वही एक इलेक्ट्रॉन पकड़ूं, क्योंकि सोडियम को भी कोई चीज, कोई होना चाहिए ना वहां से कि जिसको ये वो एक इलेक्ट्रॉन दे, सो दैट कि ये लूज कर ले और वो कोई पकड़े। ये नहीं, ये मत ना कि डस्टबिन में ऐसे हवा में ही फेंक रहा है। तो सोडियम, क्लोरीन बोलेगा सोडियम को, आजा, जो तुझे एक इलेक्ट्रॉन लूज तूने किया, जिसकी वजह से तू स्टेबल हो गया, आजा मैं वो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ूंगा और मैं भी उसे स्टेबल हो जाऊंगा। यानी क्लोरीन क्या कर लेगा? क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8। यानी आउटर मोस्ट शेल के क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी क्लोरीन ने ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर दिया। अब क्लोरीन ने कितने गेन किए? एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आ जाएगा -1। 1 लिख लो ना लिख लो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर चार्ज चढ़ेगा माइनस। तो क्या हुआ? यहां पर सोडियम ने लूज किया और क्लोरीन ने पकड़ा। दिस सॉर्ट ऑफ द बॉन्ड, जहां पर वन एलिमेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स। अब जरूरी नहीं है कि कोई और एलिमेंट हो सकता है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर सकता है, कोई 3 को कर सकता है, ये नहीं कि हमेशा कोई एक ही कर लेगा। सो द बॉन्ड, यानी अब अगर हमारे पास ये सोडियम है प्लस, सोडियम प्लस बन गया ना, सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और क्लोरीन नेगेटिव क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो बन गया यहां पर NaCl, आपका एक कंपाउंड बन गया यहां पर, कॉल्ड एज द सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में जुड़े हुए हैं एक बाय अ फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। सर वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होता है, इसको प्यार होता है इसके साथ, एंड दिस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। यानी ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले हुए हैं, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन की मदद से ये सोडियम क्लोराइड जो है इस वक्त स्टेबल है, मतलब स्टेबल आई मीटर से आपस में कनेक्टेड है ये सोडियम और क्लोरीन इकट्ठे, क्योंकि सोडियम ने इसको एक दिया हुआ था, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने वो पकड़ा था, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ये आपस में कनेक्टेड है, लिंक्ड है। ठीक है, किस फोर्स से? कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। लेकिन
जो ये सोडियम क्लोराइड है NaCl है, अब ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम जो आपको समझाने के लिए यहां पर एक लाइन लगाते हैं, यानी ये बॉन्ड दिखाते हैं कि सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है, जुड़े हुए, वरना ये लाइन असली में है ही नहीं, इट्स ऑल इमेजिनरी, इट्स ऑल हाइपोथेटिकल, बस आपको समझाने के लिए। अब सवाल है सर ये जो बॉन्ड है, यानी इट्स अ केमिकल बॉन्ड, जो मैंने डिफिनेशन में बोला कि केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। लेकिन सर ये कौन सा वाला बॉन्ड है जहां पर सोडियम ने लूज कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? दैट टाइप ऑफ द बॉन्ड which results into the formation of the compound where one element loses the electron and another element gains the electrons, that type of the bond is called ionic bond. तो इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ionic bond. इस बॉन्ड को बेटा क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं ionic bond. जहां पर एक एलिमेंट लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और एक एलिमेंट गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, द टाइप ऑफ द बॉन्ड जो वहां पर फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड। और याद रख लेना बेटा एक चीज, आयोनिक बॉन्ड हमेशा फॉर्म हो जाता है बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल। कैसे सर? सोडियम बेसिकली मेटल है, बिकॉज मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द नेचर, यानी देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। वो कैसे चढ़ गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को आराम से, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को आराम से लूज करते हैं, इसलिए मेटल इज द गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, क्लोरीन इट इज इलेक्ट्रॉन, इट्स अ नॉन मेटल, यानी इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर। ये देखो नेगेटिव चार्ज, ये कैसे आ गया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया। इसी चीज की वजह से क्लोरीन नॉन मेटल, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर। और नॉन मेटल इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ते हैं, रिसीव करते हैं। बेटा आपको ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मुद्दा और मकसद ये चीज है कि इनके बीच में द सॉर्ट ऑफ द बॉन्ड जो बन गया उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और मैं आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी बेटा यहां पर लिखूंगा। That type of bond which results into the formation of compound where one element loses electrons and other element gains electrons। समझना बेटा मेरी बात, मैंने क्या लिखवाया? That type of the bond which results into the formation of the compound where वन एलिमेंट, कंपाउंड कल भी बोला, जहां पर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स आपस में मिल जाते हैं, दैट रिजल्ट्स इन द कंपाउंड। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड वेयर वन एलिमेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, उस बॉन्ड को बोलते हैं, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये जनरली फॉर्म होता है बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल। ठीक है बेटा? और ये क्यों इन्हें लूज गेन कर दिया? इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी एंड नथिंग एल्स। तो दिस इज व्हाट इज बेटा द आयोनिक बॉन्ड। सो आई होप कि आपको ये अब आयोनिक बॉन्ड समझ आया हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो बेटा आई होप कि आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। अब हम देख लेंगे कि जो ये हमारा दोस्त था, कौन? कार्बन। क्या कार्बन भी आयोनिक बॉन्ड बनाता है? चलो आज आप देखेंगे इसमें क्या मसला है, देखेंगे आराम से देखेंगे। शाबाश। पहले मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड समझा दिया क्या होता है। अब हम देखेंगे जो ये हमारा दोस्त कार्बन बना, क्या ये भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है? चलो देखेंगे क्या होता है। समझो बेटा, अगर हम बेटा अपने कार्बन की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे बेटा जी? हम अपने आप कार्बन की बात कर लेंगे। ये जो कार्बन है बेटा, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2,4। अब कार्बन भी चाहेगा ना सोडियम और क्लोरीन की ही तरह स्टेबिलिटी एक्योर करना, हर एक चाहेगा स्टेबिलिटी एक्योर करना। तो स्टेबिलिटी को एक्योर करने के लिए
या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में इसके चार इलेक्ट्रॉन्स है, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी उसमें फिर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हम बोलेंगे डुप्लेट कंप्लीट है। हाँ, ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब सवाल पैदा हो जाता है, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा? इन केसेस को पहले अलग अलग हम स्टडी कर लेंगे। क्या पहले ये पॉसिबल है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर सकता है? पहले हम पढ़ेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम पहले देख लेंगे, कैन कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम देखेंगे क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलो देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे बेटा 6 प्रोटॉन्स की नहीं, शाबाश। और जो 2 शेल्स इसके हैं, पहले शेल में इसके में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। और जो ये न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन्स है, इसमें क्या है? इसमें सारा पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ठीक है बेटा। अब सवाल है, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा कि नहीं कर सकता है? समझना बेटा एक चीज, पहले इंट्रोडक्शन में जब मैं कार्बन की दोस्ती करा रहा था आपके साथ, जब मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा था, मैंने उसी वक्त बोला कार्बन का साइज जो होता है वो सबसे स्मॉल होता है, क्योंकि 14th ग्रुप में ये पहला एलिमेंट है, इसका साइज सबसे स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होने की वजह से जो डिस्टेंस होती है बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, क्या जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, वो डिस्टेंस होती है कम। इसलिए मैंने एरो को ऐसे दिखाया। और एक बार रिपीट करूंगा, जो कार्बन होता है उसमें जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है। और ये डिस्टेंस कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है इसका एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्जेस है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत खतरी होता है। यानी न्यूक्लियस कभी भी नहीं अलाउ कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकलने में। क्यों नहीं कर लेगा? क्योंकि द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इज ट्रमेंडस हियर। ये नहीं इसको जाने देगा। ये सर कैसे पॉसिबल है कि ये इसको जाने नहीं देगा? क्योंकि इनमें जो द डिस्टेंस है बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द आउटर मोस्ट शेल, यानी जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, वो कम है। क्यों है कम? क्योंकि कार्बन का साइज बेटा कम है। इसीलिए इसका कार्बन का न्यूक्लियस अलाउ नहीं करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने में बेटा। ठीक है। सो देयरफॉर इट्स नॉट पॉसिबल दैट कार्बन कैन लूज द 4 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है? सारा अभी तक बेटा मैंने आपको ये बता दिया। कि आप क्या लिखोगे रीजन वहां पर कॉपी पर? क्योंकि द साइज ऑफ द कार्बन इज वेरी स्मॉल, ड्यू टू विच the distance between the nucleus and the outermost shell is less, hence the force of attraction is very high because of the positive charge of the nucleus and the negative charge of the electrons। ठीक है बेटा। अब केस नंबर 2 है। चलो यहां पर तो फेल हो गया कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता। अब गेन कर सकता है? देखेंगे केस नंबर 2। वो क्या बनता है? केस नंबर 2, कैन कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है? चलो देखेंगे क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। और बनाऊंगा मैं यही डायग्राम। पहले न्यूक्लियस जिसमें 6 प्रोटॉन्स है और उसके बाद 2 आउटर मोस्ट शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब सवाल पैदा हो जाता है, क्या कार्बन गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स? यानी एडिशनल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं दिखाऊंगा। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4। समझो बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स का आना यानी 4 नेगेटिव चार्ज और आ रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका जो न्यूक्लियस है कार्बन का, उसमें तो 6 प्रोटॉन्स है, एक हिसाब से मानो 6 पॉजिटिव चार्ज है।
6 पॉजिटिव चार्ज इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आने से पहले वो आराम से हैंडल कर पा रहा था जो 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2 इस शेल में और 4 इस शेल में, वो आराम से इनके साथ अट्रैक्शन बना कर रखा था। लेकिन अब जब और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ इसमें कि डिक्रीज हुआ? बोलो सर इंक्रीज ही हुआ, क्योंकि प्रोटॉन्स तो वही 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब बन गए 10, यानी 4 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आपका जो ये न्यूक्लियस है ये स्ट्रेस में आ जाएगा। The nucleus will come in stress and it will not be able to have the hold on these 4 electrons, यानी या दूसरे अल्फाजों में ये accommodate नहीं कर पाएगा अब आउटर मोस्ट शेल में इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को। सर क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो न्यूक्लियस जो है it will come in the stressful condition, so it cannot gain the 4 electrons। सर अगर हमको एग्जाम में आया वाई कार्बन कैन नॉट गेन द 4 इलेक्ट्रॉन्स, आप वहां पर लिख लेना बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इन द कार्बन, बिकॉज द प्रोटॉन, देयर आर द 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन, ड्यू टू विच इट कैन ओनली हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद द 6 इलेक्ट्रॉन्स, और उनको रखेगा अपनी तरफ से। इट इफ द 4 इलेक्ट्रॉन्स विल कम in the outermost shell of the carbon, then the nucleus of the carbon will come in the stressful condition। उस लिहाज में जो न्यूक्लियस है कार्बन का वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आराम से एकोमोडेट हो रहा था, लेकिन जब एडिशनल 4 आ गए, नेगेटिव चार्ज ऐड हो गया, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाएगा एंड नथिंग एल्स। सो इट कैन नॉट गेन द 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स को न तो गेन नहीं कर पाएगा, न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा लूज ही कर पाएगा। मगर सवाल तो रहा ना अब वही, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 ये तो स्टेबल कैसे हो जाएगा? हमने सोचा था स्टेबल मतलब हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, बट वो कंडीशन यहां पर पॉसिबल है ही नहीं। हमने सोचा स्टेबल मतलब ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, बट वो कंडीशन ही पॉसिबल ही नहीं है। अब कैसे फिर स्टेबल हो जाएगा? ऊपर से हर एक एलिमेंट तो चाहेगा कि वो स्टेबिलिटी में आ जाए, तो अब कैसे चाहेगा कार्बन स्टेबल हो जाए? हाँ बेटा जी, मैं आपको अब समझाऊंगा कि कार्बन आप कैसे स्टेबिलिटी एक्योर कर लेगा। उस चीज के लिए पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट उठा लो बेटा। सो यहां तक हमको ये समझ में आया, नाउ द कार्बन कैन नॉट मेक द आयोनिक बॉन्ड। क्यों? रीजन मैंने खुद दिखाया, नीदर इट कैन लूज द 4 इलेक्ट्रॉन्स, नीदर इट कैन गेन द 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन कैन नॉट मेक द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है बेटा यहां तक। अब हम देखेंगे फिर कैसे स्टेबिलिटी एक्योर करेगा। यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब बेटा सवाल पैदा हो जाता है, अगर ये चीजें सब कुछ पॉसिबल नहीं है, अब कार्बन जो है वो कैसे स्टेबिलिटी एक्योर कर लेगा? देखो बेटा अभी कैसे स्टेबिलिटी एक्योर कर लेगा। अब कार्बन बोलेगा चलो ना तो मैं लूज करूंगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ना तो मैं लूज ही कर पा रहा हूं और ना तो मैं गेन ही कर पा रहा हूं, क्यों ना मैं एक चीज कर लूं, मैं अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लूं। ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, हाँ बस सिर्फ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। अब बोलोगे सर कैसे? मैं समझाऊंगा। सपोज अगर हम यही कार्बन लेंगे, अब इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वो 2,4 है। ठीक है बेटा 2,4 है। और जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सपोज दिस इज द कार्बन, आउटर मोस्ट शेल में इसे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सपोज वो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स डॉट के जरिए से दिखाऊंगा। यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हूं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बस इतना मैं आपको समझा रहा हूं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ये मैं डॉट की सूरत में बनाऊंगा। यहां पर 1 2 3 4। ठीक है बेटा। इसके बाद अब मतलब ही स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दैट कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब क्या कार्बन कर लेगा? कार्बन सोचेगा क्यों ना मैं किसी ऐसे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूं जो भी चाहता होगा कि मुझे भी कहीं से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। सपोज हम बात कर लेंगे हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन की हम बात कर लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो तो 1 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1 है। हाइड्रोजन कौन सा रूल चाहेगा कि पहले आना चाहिए उसमें, सो दैट की स्टेबल हो जाए? डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या बोलता है? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा ना अब हाइड्रोजन मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिलना चाहिए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। और आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं कर लेगा? अगर हाइड्रोजन लूज ही करके एक इलेक्ट्रॉन को, फिर क्या रहा? फिर तो इसमें एक प्रोटॉन ही रहा, बाकी इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं रहा, वो क्या फायदा आया? तो एक इलेक्ट्रॉन को ये चाहेगा गेन करना।
जिसकी वजह से ये डुप्लीकेट रूल्स कंप्लीट कर पाए और ये स्टेबल हो पाए। अब क्या कर लेगा, अब सपोज यही हाइड्रोजन आएगा कार्बन के इस वाले तरफ से, बोलेगा कार्बन को, ओ कार्बन भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और तुझे भी, मैं एक चीज कर सकता हूं आपके लिए, मैं ये एक इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर करूंगा और आप भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लेंगे। चलो कार्बन ने बोला ओके चलो ठीक है मैं करता हूं। कार्बन ने किया शेयर, यानी जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। लेकिन अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कार्बन में आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन अभी स्टेबल नहीं हो गया। अब दूसरा हाइड्रोजन बाई आ गया, हाइड्रोजन बाई अब दूसरा आ गया कार्बन को ऊपर से, कार्बन भाई आज मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा मतलब क्या, शेयर कर लेंगे। कार्बन ने बोला चलो ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यानी हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन अब स्टेबल हो गया और कार्बन में अब कितने आ गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। अभी भी कार्बन स्टेबल नहीं हो गया। अब आएगा यहां से दूसरा हाइड्रोजन और कार्बन भाई हम एक चीज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मैं भी आपको एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पास भी है, हम शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। कार्बन ने बोला चलो ठीक है। ये शेयर करने से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया और इससे क्या हो गया, कार्बन के पास अब आ गए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब नीचे से और एक हाइड्रोजन आ गया। इसने कार्बन को बोला ओ कार्बन भाई आ जाओ, हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, मेरे पास एक है और आपके पास भी एक है। कार्बन ने बोला चलो ठीक है हम इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 आ गए। अब देखेंगे क्या कार्बन के पास 8 आ गए या नहीं आ गए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, यानी ऑक्टेट रूल कार्बन ने फॉलो कर दिया, कार्बन स्टेबल हो गया। तो कंपाउंड क्या बन गया हमारे पास, कार्बन हमारे पास 1, हाइड्रोजन हमारे पास 4। इसी कंपाउंड को बेटा हम नाम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीथेन। और अब जो मैंने ये डॉट डॉट करके आपको दिखा दिया, इसी को अब मैं आप ऐसे दिखा सकता हूं CH, यानी अब मैंने एक लाइन बना दी। ये लाइन क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, जो इन्होंने शेयर किया आपस में। ठीक है, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, इन विच देयर इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। So what is this type of the bond called? This type of bond is called as a covalent bond. तो क्या कार्बन आयोनिक बॉन्ड बनाता है? नहीं। फिर कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए? इट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? दैट टाइप ऑफ द बॉन्ड in which there is the mutual या आप ऐसे भी बोल सकते हो that type of the bond which results because of the mutual sharing of the electrons between the two atoms, that sort of the bond is called as a covalent bond. तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पर the bond, या हम ऐसे लिखेंगे covalent bond is that type of bond, covalent bond is that type of bond in which there is mutual sharing of electrons between atoms to gain stability, ताकि जिसकी वजह से एटम्स क्या हो गए, स्टेबल। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो क्या लिखा है इवन डेफिनेशन, कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच देयर इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है बिटवीन द एटम्स। क्यों हो जाती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? टू गेन द स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबिलिटी गेन हो पाए। सो कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा। आया बेटा समझ? क्या कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो बेटा आपको इसमें नहीं रहा? सो आई होप कि बेटा ये लेक्चर आपको आराम अच्छे से यहां तक समझ में आया हुआ
होगा बेटा। तो क्या हमने आज के लेक्चर में किया बेटा? तो आज हम वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन नहीं कर पाए। आज के लेक्चर में बेटा हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने बेटा एक तो ये चीज़ देख ली कि कार्बन को एक तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया बेटा, और उसके बाद हमने देखा कि क्या कार्बन आयोनिक बॉन्ड बनाता है या नहीं, और क्लियरली हमने देखा ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है ना तो गेन कर सकता है, यानी ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। फिर कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है वो हमने खुद देखा कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कैसे वो चीज़ भी मैंने आपको इलस्ट्रेट करवाई बेटा। सो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन होगा, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी इशू नहीं है, वहाँ पर भी मैं हेल्प कर सकता हूँ बेटा आपकी। सो इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर जो हमारा होगा वो एक छोटा सा लेक्चर होगा, किस पर? ऑन द वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, कि जो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सो टिल देन अस्सलाम वालेकुम।